नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु की अपनी इस क्लास में। और आज हम यहां पर एक नए टॉपिक को यानी कि अर्थ, हमने जो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आज हम यहां पर अर्थ के बारे में दूसरा लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। और अर्थ में जो मेन होता है एक आपका सबसे बड़ा, जिसमें विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है क्या। तो हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बहुत विस्तार से यहां पर पढ़ेंगे। तो एक एक चीज समझेंगे कि आखिरकार ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का रोल क्या होता है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी, कि ये जो रेखाएं हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये पृथ्वी पर बनी हुई रेखाएं हैं। तो ये बात एकदम दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों इमेजिनरी लाइन है, यानी कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक, अब यहां पर दो चीजें दिख रही हैं आपको, एक दिख रहा है लैटिट्यूड और दूसरा दिख रहा है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड के मतलब समझ लीजिए ये क्या होता है, ये विषुवत रेखा के समानांतर, समझिए ये हमारा 0 डिग्री हो गया। इसके समानांतर जो रेखाएं हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। ठीक, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ ये विषुवत रेखा 0 डिग्री के समानांतर जो रेखाएं बढ़ रही हैं उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर क्या हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और विषुवत रेखा के दक्षिण में क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये जो बढ़ रही हैं ये विषुवत रेखा के पैरेलल लाइंस हैं, ये सारी की सारी आपकी क्या हो गई, ये अक्षांश कहलाते हैं। अब अक्षांश है, अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहते हैं। तो याद करने का तरीका क्या है, लैटिट्यूड के मतलब लेट, ऐसा लगता है ना लेटी हुई रेखाएं हैं, ऐसी ऐसी हैं, ठीक है ना। तो कभी भूलोगे नहीं, लैटिट्यूड लेटी लेटी रेखाएं हैं, ठीक है ना। अब बात है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के मतलब क्या होता है कि ये देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी, अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड को और लैटिट्यूड को। पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार ये इमेजिनरी लाइन की जरूरत क्यों पड़ी, ये काल्पनिक रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी। सपोज कीजिए, बहुत रिसेंट एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी एक पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी कि जिसमें भारत के बहुत सारे सीआरपीएफ जवान शहीद हुए पुलवामा में, सारे लोग जानते होंगे। अगर उसके बाद में भारत ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब दिया, सारे लोग जानते हैं, बहुत फेमस घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे टेररिस्ट ठिकानों पर अटैक किया। अब समझिए यहां पर, अब सपोज कीजिए, मान लेते हैं ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है तो कैसे अटैक करे भारत। लोकेशन की जानकारी मिल गई कि ये तो 0 डिग्री गई, मान लेते हैं ये इस तरीके से हम ये अक्षांश रेखाएं बना दे रहे हैं। बात क्लियर हो गई, हमने अक्षांश और देशांतर बना दिए। अब आपको इसमें बॉक्स नुमा संरचना दिख रही है, इन्हीं के आधार पर हम समय ज्ञात करते हैं। जैसे समझेंगे, मान लीजिए पता चला कि एग्जैक्टली यहां पर लोकेशन मिली है कि यहां पर टेररिस्ट अपना अड्डा बनाए हुए हैं। ठीक, टेररिस्ट अपना अड्डा बनाए हुए हैं, इसकी कोई भी लोकेशन ले सकते हैं। मान लेते हैं ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री या 90 डिग्री ये पूर्वी देशांतर की तरफ है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई एक हमको, मान लेते हैं 60 डिग्री या 80 डिग्री, कोई भी फिगर ले सकते हैं। ये लोकेशन मिल गई अक्षांश और हमको देशांतर की। ठीक, अब इंडिया को इसको टारगेट करना है। यहां पर टेररिस्ट हैं, टेररिस्टों ने बहुत सारे अपने कैंप बना रखे हैं, टेररिस्ट हैं। तो कैसे करेंगे, तो मिसाइल्स में क्या की गई, कंप्यूटराइज्ड फीडिंग की जाएगी कि इतने लॉन्गिट्यूड पर इतने लैटिट्यूड पर जाकर के ब्लास्ट करना है, और मिसाइल जाएगी और सीधे यहां पर ब्लास्ट कर देगी। क्लियर हो गई ना बात ये। तो यानी कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, इस पृथ्वी पर
किसी की भी एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए, जी हां, किसी की भी एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? इन्हीं इमेजिनरी लाइंस का, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का सहारा लिया जाता है। यह तो बात हमने एक वार के रेफरेंस में समझाई। ऐसे ही अगर कोई अपराधी कोई गतिविधि करता है तो उसके बारे में जब हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, या किसी की कोई उचित स्थिति पृथ्वी पर अगर हमको ज्ञात करनी है, तो पृथ्वी पर उचित अवस्थिति को ज्ञात करने के लिए इन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का सहारा लिया जाता है। तो यह एकदम क्लियर होना चाहिए सारे लोगों को कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड बोथ आर इमेजिनरी लाइंस। ये इमेजिनरी हैं, याद रखिएगा, काल्पनिक रेखाएं हैं, ये कभी भी वास्तविक रेखाएं नहीं है। ये बाद में समझने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों के द्वारा इन रेखाओं का निर्माण किया गया है। अब हम बात करेंगे, हमने अभी डिस्कस किया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एग्जैक्टली होते क्या हैं, तो जल्दी से हम देख लेते हैं कुछ और इनके बारे में। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं आप लोग, एनी लोकेशन ऑन अर्थ इज डिस्क्राइब्ड बाय टू नंबर्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जैसा कि अभी हमने बताया कि एक एग्जांपल के माध्यम से कि किसी की भी सही लोकेशन ज्ञात करनी है, तो बिल्कुल लॉन्गिट्यूड अगर लैटिट्यूड की जानकारी नहीं है एग्जैक्ट, तो हमको उस व्यक्ति की सही लोकेशन नहीं मिल सकती है, या किसी भी ठिकाने की सही लोकेशन पता करनी है तो भी आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से ही लोकेशन ज्ञात की जा सकती है। जैसा कि वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, कभी भी आप किसी टैक्सी में सवारी करते हैं, चाहे ओला में जाते हैं या आप किसी भी उबर में जाते हैं, कोई भी आप ट्रैवल जो सर्विसेज चलती हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, उनमें वो सारे लोग कहीं ना कहीं इन्हीं लोकेशंस के सपोर्ट से ही सारी चीजें, यानी कि अपने गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइन बहुत ज्यादा पृथ्वी पर किसी भी स्थिति को ज्ञात करने के लिए आवश्यक मानी गई है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं आखिरकार ये लैटिट्यूड क्या है, अक्षांश। तो सबसे पहले हम अक्षांश को विस्तार में बात करेंगे, सारे लोग समझेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं एक फिगर बना है, इस फिगर को हम यहां पर तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक अर्थ बना दी है, अब हम अर्थ के सहारे जल्दी से देखते हैं कि आखिरकार ये जो अर्थ है, या हम एक सर्किल बनाते हैं अर्थ की जगह, ठीक। चलिए, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। इसके बीच से एक रेखा गई, ये रेखा कितने डिग्री है? 0 डिग्री, और इसको हम लोग इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। बात क्लियर हुई? यानी कि अक्षांश के माध्यम से ये जो रेखा है विषुवत रेखा, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इसके समानांतर जो भी रेखाएं खींची गई हैं, अब देख सकते हैं आप, ये ऊपर पोल्स की तरफ क्या होती चली जा रही है? कम होती चली जा रही है। क्लियर है ना बात? ये पोल्स की तरफ, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ जाएं, तो ऐसा लग रहा है ये रेखा जो है छोटी होती चली जा रही है। तो कभी भी अगर आपसे यह पूछा जाए कि ये जो 0 डिग्री है ये कौन सी लाइन है, तो ये भी एक अक्षांश रेखा है। याद रखिए, ये भी एक अक्षांश रेखा है। लेकिन ये अक्षांश रेखा है कैसी? ये भी विषुवत अक्षांश रेखा कहलाएगी और सबसे लंबी है। याद रखिए, अगर सबसे लंबी अक्षांश रेखा पूछी जाएगी तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? विषुवत अक्षांश रेखा। अब अगर पूछा जाए सबसे छोटी, तो ये 90 डिग्री की, कितने डिग्री की होगी? 90 डिग्री की। ये जो नॉर्थ पोल पे पहुंच रही है रेखा, ये सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। तो ये बात क्लियर हुई कि भाई हमारी अक्षांश रेखाएं जो हैं वो विषुवत रेखा के समानांतर, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के समानांतर जो खींची गई रेखाएं हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये बात सारे लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब ये अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया। आप देख सकते हैं, अगर हम कहें ये, इसको थोड़ा सा बाहर कर देते हैं समझने के लिए, तो देखिए पृथ्वी को 2 बराबर भागों में,
यानी कि ये नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में और यह दक्षिणी गोलार्ध में इसको बांट दिया इन्हीं रेखाओं के माध्यम से। क्लियर हो गई यहां तक बात सारे लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि आखिरकार ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है और कितनी इनके बीच में डिस्टेंस होता है। तो इसको जानने के लिए याद रखिए कि अक्षांश रेखाएं प्रत्येक 1 डिग्री के अंतर पर खींची जाती हैं। याद रखिएगा इनके बीच में जो अंतर है वो 1 डिग्री का है। कितना है? 1 डिग्री का है। और हर 1 डिग्री पर ये कहां तक पहुंचेंगी? नॉर्थ पोल तक। क्लियर हो गई ना बात? विषुवत रेखा से यानी कि ये कहां पहुंच गई? नॉर्थ पोल तक। और ठीक ऐसे ही ये 1 डिग्री पर अक्षांश रेखाएं खींच के कहां पहुंच गए? साउथ पोल तक। ये बात सारे लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब अगर हमको ये पता करना है कि कितनी अक्षांश रेखाएं हैं तो समझेंगे कैसे? समझेंगे भाई, देखिए थोड़ा सा एक और फिगर हम बनाते हैं। अब हम समझते हैं कि भाई आखिरकार ये अक्षांश रेखाओं के बीच में हम दूरी कैसे जाने। थोड़ा सा राउंड कर देते हैं इसको तो और क्लियर हो जाएगा। अब बात होगी ठीक। अब हम देख लेते हैं इसको आखिरकार कैसे जानेंगे। समझिए यहां पर विषुवत रेखा हो गई और हम सारे लोग जानते हैं जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक, और अक्ष पर घूमती है, इसको मान लेते हैं एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। और यह पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है और अपने एक्सेस पर भी घूम रही है। अपने एक्सेस पर जब ये घूम रही है तो आप समझ सकते हैं कि यह पूरा एंगल कितना होगा? 360 होगा। तो हम इसको अगर बांट लें तो आप देख सकते हो ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 के ये 4 बन गया तो 360 हो गया ये। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम देख लेते हैं कि जब 90 के 4 हो गए तो यानी कि अगर हम देख लें कि 90 तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि 90 उत्तरी गोलार्ध में रेखाएं हो गई। कितनी हो गई? 90 उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो कितनी रेखाएं हो गई अक्षांश? 90। अगर विषुवत रेखा से 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहां पर भी कितनी हो गई? 90। क्लियर हो गई बात? तो यानी कि ये 90 रेखाएं, 90 डिग्री नहीं कहेंगे इसको, हम 90 रेखाएं कहेंगे। तो ये भी 90 रेखाएं हो गई और ये भी 90 रेखाएं हो गई। ठीक, तो टोटल कितनी हो गई? 180। अब यहां पर भी हमारी एक रेखा है जो मध्य में है, क्योंकि इसके दक्षिण में 90 और विषुवत के उत्तर में 90, 2 हो गई। तो यानी कि 90 + 90 हो गया 180। ठीक, लेकिन एक रेखा और है 0 डिग्री, तो +1, यानी कि टोटल अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी हो गई? 181। याद रखिएगा टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई आपकी? 181 टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या आपकी हो गई। क्लियर हो गई ये बात? अब ये तो अक्षांश रेखाओं की संख्या आपको पता चल गई। अब अगर इनके बीच में हम डिग्री के बारे में पता करते हैं कि कैसे अक्षांश रेखाओं के बीच में हम डिग्री निकालेंगे तो समझ लेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। देखिए इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल करके बता देते हैं। देखिए ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के केंद्र से उसके सापेक्ष किसी एंगल की जो कोणीय दूरी होती है, ठीक, उस कोणीय दूरी मान लीजिए 30 है, 30 डिग्री, उसके सापेक्ष ये रेखा जो खींची जाएगी, यानी कि ये भी एक अक्षांश रेखा हो गई। क्लियर है ना? अब अगर हम इसको मिटा देते हैं, सपोज दैट हमने इसको मिटा दिया, तो देख सकते हैं आप ये 30 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा खींच गई। तो यानी कि अब इसके अगली अगर रेखा खींची जाएगी तो ये केंद्र मान करके इसको, तो ये फिर से इस तरीके से खींचेगी, एक और अक्षांश रेखा
खींच जाएगी। तो इस तरीके से हर एक के बीच में 1 डिग्री के, प्रत्येक अक्षांश के बीच में 1 डिग्री के अंतर पर जो खींची जाने वाली रेखाएं हैं, तो इस तरीके से ये लगातार रेखाएं खींचती चली जाती हैं और रेखाओं की संख्या 90 तो यहां पर खींची नहीं जा सकती हैं। तो 90 हो गए विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में और 90 हो गई दक्षिणी गोलार्ध में, और एक जो सबसे बड़ी आपकी अक्षांश रेखा है वो आपकी क्या कहलाएगी, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है। और कुल मिलाकर के 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या यहां पर ज्ञात करते हैं। अब यहां पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये एक ही तरफ हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे समझिए। आप कभी ग्लोब लीजिए या मान लीजिए एक वृत्त है या एक बॉल लेते हैं, बॉल में कभी आप स्केच से करेंगे तो देखेंगे ऐसे ऐसे, यानी कि ये बैक में भी है। ये क्या है, ये बैक में भी है। तो इसी तरीके से ऐसा मत सोचिएगा ये केवल फ्रंट पे है तो पूरी तरीके से ये घुमावदार है। एक गेंद के ऊपर स्केचिंग करके आप इसका अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। यानी कि वृत्त खींचने पर पृथ्वी के पीछे भी जो रेखाएं खींची जाती हैं वो सारी की सारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि पृथ्वी के आगे और पीछे दोनों की रेखाएं हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी अक्षांश रेखाओं की। सबसे बड़ी अगर पूछी जाएगी तो 0 डिग्री, सबसे छोटी पूछी जाएगी तो आप कहेंगे 90 डिग्री, यानी कि जो हमारी आर्कटिक पर पहुंच रही है, या सबसे नीचे हमारी अंटार्कटिक वाला जो पहुंच रहा है पोर्शन, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की सबसे छोटी है, सबसे बड़ी 0 डिग्री हो गई। यहां तक बात सारे लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये लैटिट्यूड का बेसिक है। अगर लैटिट्यूड का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप अक्षांश और देशांतर के बीच में जो सही जो लोकेशन निकालने के क्वेश्चंस आते हैं वो आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं लैटिट्यूड का कुछ और एस्पेक्ट्स। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो भूमध्य रेखा यानी कि जो विषुवत रेखा है, जो इक्वेटर है, 0 डिग्री है, सारे अभी हमने बताया। इस 0 डिग्री यानी कि अक्षांश, जो अक्षांश आपका लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड के किसी भी 2 समानांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। ठीक है ना, हमेशा कितनी रहती है, बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। और यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, अभी हमने बताया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर बराबर बांटती है। यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट ये देखेंगे कि इसी के सापेक्ष कुछ और रेखाएं खींची गई हैं, जैसे यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यह हो गई आपकी 0 डिग्री, ठीक, थोड़ा सा नीचे हो गया है, कोई बात नहीं। अब यहां पर हम देखते हैं एक और रेखा है, यह है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक। और ये एक रेखा गई है, ये 23.5 डिग्री साउथ है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। यहां तक बात क्लियर है। ये इसी के सापेक्ष कुछ और रेखाएं पैरेलल्स हैं। अब आप ये समझ लीजिए, एक वर्ष में जो सूर्य की, याद रखिए, जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर उत्तरी और दक्षिणी में पड़ती हैं। सारे लोग जानते हैं बात। एक वर्ष में, जी हां, एक वर्ष में ये लंबवत किरणें, लंबवत के मतलब समझते हैं ना कि सीधी खड़ी खड़ी किरणें, जैसे जब आप खड़े हो अगर सूरज की रोशनी आपके ऊपर सीधी खड़ी खड़ी पड़ेगी तो आपको अपनी परछाई नहीं दिखाई देगी, ठीक। तो इसी तरीके से जो सूरज की जो किरणें हैं इस पर पड़ती हैं, तो वास्तव में सूरज की किरणें तो विचलन नहीं हो रहा है, इनमें कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि सूरज तो घूम नहीं रहा है, सूरज तो अपनी जगह पर है। कौन घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है उसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो इसीलिए क्या होता है कि यहां से यहां तक ये एक वर्ष में विचलन करती हैं, यानी कि पहले कहां गई, कर्क गई, यहां से विषुवत से कर्क, फिर कर्क से विषुवत, फिर आए विषुवत से मकर, फिर मकर से विषुवत, फिर विषुवत से कर्क, फिर कर्क से विषुवत, फिर विषुवत से मकर।
ये पूरा एक साल में परिक्रमा करती हैं, तो ये इसके रेखा के सापेक्ष एक कॉन्सेप्ट हो गया। इसीलिए एक कारण हमको दिखाई देता है कि गर्मी के महीनों में हमेशा जब हमारे यहां गर्मियां होती हैं हिंदुस्तान में, तो सूर्य की रोशनी किस पर पड़ती है? कर्क रेखा पर, क्योंकि मकर रेखा तो भारत से होकर के गुजरती नहीं, जैसा कि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है ना। तो चलिए जल्दी से हम यहां पे 8 राज्य के नाम भी बता दे रहे हैं। एक कोड याद रखेंगे, बहुत इजी है, हिंदी में है, मित्र पर गमछा झार। अब देखिए हमने लिखा है मित्र पर गमछा झार, आपको दिख रहा है। मी से हो जाएगा मिजोरम, याद रखिएगा। त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा। पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। रा से हो जाएगा राजस्थान। गा से हो जाएगा गुजरात। मा से मध्य प्रदेश। छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं, आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्यों से गुजरती है। तो जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है लंबवत, तो यहां पर गर्मी होती है। आप जानते हैं ना, ये महीना गर्मियों के महीनों में। अब इसका जब यहां पर आती है, पड़ती है रोशनी, तो ऑस्ट्रेलिया में लगभग दिसंबर, ये दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है। अब बात क्लियर हो गई ना। तो यानी कि यहां से एक कॉन्सेप्ट ये भी निकल के आया कि हिंदुस्तान में गर्मी क्यों होगी, और उल्टा इसका जस्ट जब मकर रेखा पे पहुंचेगा सूर्य की रोशनी, तो ऑस्ट्रेलिया में वहां पर दिसंबर के महीने में गर्मी पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहां पर ये सारे लोगों के लिए, पीएससी वाले भी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बहुत ही समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ही डेप्थ में आते हैं, अगर कभी भी आते हैं तो। क्लियर हो गई ना बात? ये तो हमने एक बेसिक बात बता दी आपको लैटिट्यूड की। अब यहां पर देख लेते हैं, अभी हमने हालांकि बताया था फिगर के माध्यम से, जल्दी से देख लेते हैं इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। इट इज इन नॉर्दर्न हेमोस्फेयर एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 23.5 डिग्री। समझ रहे हैं ना? तो यानी कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी में है। क्लियर है ना? ये कोणीय दूरी है उत्तरी गोलार्ध में, याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में कोणीय दूरी है ये, ठीक है ना। और जब भी कभी अक्षांश रेखा के पूरब में जाते हैं तो क्या होगा? समय बढ़ेगा, और जब पश्चिम में आएंगे तो क्या होगा? समय घटेगा। ये बात समझ रहे हैं ना सारे लोग? इसीलिए एक समस्या आती है कि ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान में सूर्य सबसे पहले कहां उगता है? पूरब में है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, और पश्चिम, सबसे पश्चिमी है गुजरात। तो वहां से यहां तक अगर हम लोग इसी के बेस पे टाइम अभी बात करेंगे, वहां पर जब देशांतर पे आएंगे तो सूर्य की रोशनी वहां पर पहले हो रही है। अगर हम लोग अक्षांश और देशांतर के हिसाब से ही आएंगे तो हर जगह का समय अलग अलग होगा, और लगभग 2 घंटे बाद अगर सूरज 2 बजे दिखाई, मान लीजिए सुबह 5 बजे निकला है अरुणाचल प्रदेश में, तो 2 घंटे का अंतर आएगा गुजरात में, तो गुजरात में निकलेगा 8 बजे। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए कुछ ऐसा किया सारे लोगों ने कि पूरे भारत का टाइम एक जैसा निर्धारित किया जा सके। तो इसको हम आगे से जल्दी से समझते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक सर्कल आपको दिख रहा है अर्थ का, जिसमें ये अर्थ का एक्सेस हो गया। क्लियर? यहां पर भी ये आपको दिख रहा है आर्कटिक सर्कल है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, यानी कि मकर रेखा। अगर इसको हम एंगल वाइज लिखें तो 23.5 डिग्री साउथ हो गया, ठीक है। इसकी बात करें इक्वेटर 0 डिग्री हो गई। इसकी बात करें तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, और ये आर्कटिक वृत्त यानी कि ये आर्कटिक सर्किल हो गया। यहां तक सारे लोगों को क्लियर है? अभी हमने इसकी बात भी की थी कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो इस तरीके से बढ़ेंगी, और ये ऊपर नॉर्थ पोल तक आते आते छोटी हो जाएंगी, और यहां पर साउथ पोल तक भी आते आते ये छोटी हो जाएंगी। एक आर्कटिक सर्किल का एक फिगर था जिसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब जल्दी से हम अपने अगले
पॉइंट पे आते हैं और देख लेते हैं कि अक्षांश के समानांतर एक और रेखा है, मकर रेखा, जैसा कि अभी आपने देखा। यह दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कौन सी हो गई? कर्क। याद रखिएगा, कभी कभार ऐसे ही घुमा करके पूछ दिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा है, तो आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री बीच से गई है, उत्तरी में कर्क हो गई यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दक्षिणी में कौन सी हो गई? मकर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब अगर यहां पर देखिए एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि दो नदियां हैं, याद रखिए, एक अफ्रीका की नदी है लिम्पोपो। कौन सी नदी है? लिम्पोपो। यहां पे लिखे दे रहा हूं मैं, कौन सी नदी है? लिम्पोपो। मकर रेखा जिसको 2 बार काटती है, ठीक है। एक भारत की नदी है माही, कर्क रेखा काटती है, याद रखिए। और कर्क रेखा के बारे में हम विस्तार से बता चुके हैं, 8 राज्यों से गुजरती है, कोड आपको बता दिया है। क्लियर है? यहां तक सारे लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पॉइंट। ये तो आप लोग समझ चुके हैं, यहां पर फिर से एक बार समझ लीजिए कि बेसिकली ये कर्क रेखा और मकर रेखा का कॉन्सेप्ट है आप लोगों के सामने। अभी हमने बताया 0 डिग्री 23.5 नॉर्थ इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 0 डिग्री इज इक्वेटर। क्लियर यहां तक? अगला देखते हैं कि इसके समानांतर आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त का अगर हम बात करें तो पीछे वाले इस पे आ जाते हैं, देख सकते हो आप लोग, ये आर्कटिक सर्कल है। बेसिकली अगर हम इसको फिगर, एक दूसरे फिगर में हम समझने की कोशिश करें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ये गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि बेसिकली ये जो सर्किल निकल के आता है इसको हम लोग आर्कटिक सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्किल के नाम से जानते हैं, जिसको यहां पर ये इंडिकेट किया गया है, आर्कटिक सर्किल। और आर्कटिक सर्किल के बारे में ऐसा माना जाता है कि अगर इसका एंगल पूछा जाए तो एंगल क्या हो जाएगा इसका, सारे लोग समझ सकते हैं, ये 66.5 डिग्री का एंगल हो जाएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66 डिग्री 30 मिनट। देखिए ऐसे लोकेशन निकलती है, यहां पर 66.5 तो कह दिया, बट जब अक्षांश यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में जाओगे तो सीधे सीधे वहां पर लोकेशन आएगी 66 डिग्री 30 मिनट, यानी कि आएगा नॉर्थ में। देखिए डायरेक्शन भी आ गया और लोकेशन भी आ गई, यानी कि इतने लॉन्गिट्यूड पर, इतने लैटिट्यूड पर इस दिशा में स्थित है। समझ रहे ना ये बात? ये तो आर्कटिक सर्किल की बात हो गई। अब हम जल्दी से देखते हैं अपने देशांतर पर। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। तो अभी तक हमने अक्षांश रेखा समझी, लेकिन हमने एक पॉइंट वहां पर आप लोगों के लिए रखा है कि अगर कभी भी ये पूछा जाए कि प्रत्येक अक्षांश रेखा की यानी कि 1 डिग्री, जब वो दोनों के बीच में डिग्री वाइज अगर डिस्टेंस देखा जाएगा तो 1 डिग्री है, उनके बीच में अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो कभी भी अक्षांश की बात कर रहे हैं तो वहां पर 111 किलोमीटर का होगा। याद रखिएगा, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी। क्लियर हो गई ना? तो चलिए, ये तो अक्षांश की पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास में हो गई। अब हम देशांतर की बात करते हैं। देशांतर की अगर बात करते हैं तो सारे लोग समझते हैं कि अभी हमने बात की थी अक्षांश की। अक्षांश को हमने कहा कि ये एक कैसी रेखाएं हैं, एक वृत्त है मान लीजिए अक्षांश को, लेकिन इसको हम वृत्त नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? सीधे रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको रेखाएं कहेंगे। अगर हम बात करें उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं मिला रही हैं, जैसे समझ लीजिए यहां पर एक फिगर बना हुआ है, हम इसको थोड़ा सा तोड़ के आपको बताते हैं, ऐसे समझेंगे। देखिए ये आया, ठीक, फिर इसको इस तरीके से मिलाया गया, फिर यहां से शुरू हुआ, फिर यहां से शुरू हुआ, फिर यहां से शुरू हुआ, फिर यहां से शुरू हुआ। तो यानी कि ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ठीक है ना। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिला रही हैं ये रेखाएं हमारी कैसी कहलाती हैं? ये हमारी लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाओं के नाम से इनको हम जानते हैं। ये बात सारे लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब हम सारे लोग जानते हैं कि पृथ्वी जब एक्सेस पर घूमती है तो पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाती है। 360 डिग्री का एंगल बनाती है तो 360 डिग्री अगर घूमती है तो कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे में।
360 डिग्री कितने देर में घूमती है? हम जानते हैं ना कि पूरा जो दिन और रात का कॉन्सेप्ट है वो है ना, ऐसा हम पहले बता चुके हैं आपको अर्थ की क्लास में। तो यहां पर ये 24 घंटे का समय लगता है 360। तो अगर प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए फिर से समझिए, पूरा 60 डिग्री 360 डिग्री घूम रही है। अगर हम बात करें कि प्रत्येक 1 डिग्री पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, तो ऑब्वियसली क्या होगी? टोटल 360 संख्या हो जाएगी। यानी टोटल कितनी देशांतर रेखाएं आपके सामने निकल के आई? 360। अब 360 निकल के आई, लेकिन इससे पहले हम एक चीज समझते हैं कि आखिरकार ये जो समय का निर्धारण है, इतने सारे मानक समय हैं, कैसे निकाला जाता है यहां पर समझेंगे। जैसे लंदन का एक शहर है मान लेते हैं यहां पर, और उस शहर का नाम है ग्रीनविच। क्या नाम है इसका? ग्रीनविच। ठीक, जिसके नाम पर एक रेखा भी है, अगर हम कह सकते हैं GMT ग्रीनविच मीन टाइम, प्रधान यामुनोत्तर रेखा भी उसको कहते हैं। तो जो भारत का समय है, उस भारत के समय से इस ग्रीनविच लंदन का समय 5.5 घंटे पीछे है, या हम कह सकते हैं इस समय से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। ये बात क्लियर होनी चाहिए सारे लोगों को। यानी कि जो देशांतर रेखाएं लंदन के ग्रीनविच से गुजरती हैं वो 0 डिग्री के पूर्व में पूर्वी देशांतर, ठीक है ना, 0 डिग्री के पूर्व में, इसको हम मान लेते हैं जैसे 0 डिग्री के पूर्व में पूर्वी देशांतर, समझ रहे हैं ना, यहां पर 0 डिग्री है। इसके पूर्व में अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो पूर्वी देशांतर, इसके पश्चिम में क्या हो जाएगा? पश्चिम देशांतर। ये बात समझ में आ रही है ना? तो इसकी यहां से बात की गई ग्रीनविच से, पूरब में पूर्वी देशांतर, इसके पश्चिम में पश्चिम देशांतर रेखाओं को माना जाता है, यानी कि इनको कहा जाता है, इसको प्रधान यामुनोत्तर रेखा भी कहते हैं। अब 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, समझ रहे हैं ना ये बात? तो 24 घंटे में घूमती है, तो 24 घंटे के अगर हम मिनट बनाते हैं तो मिनट हमारे निकल के आते हैं 24 घंटे के एग्जैक्ट 1440। कितने मिनट निकल के आते हैं? 1440 मिनट के निकल के आते हैं। अब अगर 1 डिग्री का निकालेंगे तो 1 डिग्री में तो हम निकाल सकते हैं 1440 बटे 360। 1440 बटे 360 करेंगे तो कितना आया? 4 मिनट। तो अब बात समझ में आई। यानी कि एक देशांतर से जो प्रत्येक देशांतर के जो बीच की दूरी है, यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के जो बीच की दूरी है वो कितनी हो गई? 4 मिनट। अब मान लेते हैं हम 1 डिग्री अगर घूमता है 4 मिनट में, ठीक, 1 डिग्री घूमता है मान लेते हैं 4 मिनट में, ठीक, तो ये 15 डिग्री कितने में घूमेगा? 60 मिनट में घूमेगा ना। 15 डिग्री कितने में घूमेगा? 60 मिनट में 15 डिग्री घूमेगा, यानी कि 1 घंटा। इस तरीके से पूरे समय का आकलन किया जाता है कि किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है भैया, ये यहां तक बात सारे लोगों को क्लियर है कि कैसे समय का निर्धारण किया जाएगा। और प्रत्येक देशांतर पर अपना जो है अलग अलग समय हो जाएगा। अगर ये कंडीशन निकल के आएगी कि यहां से, तो जैसे हम एग्जाम्पल लें कि इसके इधर का समय कुछ और हो जाएगा, इधर का समय कुछ और हो जाएगा, हर एक जगह का समय अलग अलग निकल करके आएगा। तो इसीलिए एक समस्या आती है कि समय का निर्धारण कैसे किया जाए। अब अगर हम भारत के रेफरेंस में बात करते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपसे कभी यह पूछ दिया जाए कि ये जो प्रधान यामुनोत्तर रेखा है, क्या इसी के हिसाब से सारे टाइम्स को फिक्स किया गया है? तो आप मान सकते हैं मेनली, लेकिन इससे क्या होगा? समय अलग अलग हो जाएगा, समय अलग अलग हो जाएगा। भारत में एक समस्या आई क्या? जैसे भारत में समस्या आई, समझ लेते हैं हम यहां पर।
जैसे हमने एक मैप रफली बनाने की कोशिश की। अब यहां पर समस्या क्या आई, हम देशांतर रेखाएं खींच लेते हैं। ये सबसे पूर्वी देशांतर रेखा हो गई, ये सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा हो गई। पूर्वी पश्चिमी देशांतर रेखाओं का अगर हम डिग्री या एंगल वैल्यू लेते हैं तो समझ लेंगे ये 68.7 है, और अगर हम इधर लेते हैं तो इधर 97.25 है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर जो सूरज निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पहले हमने अभी बताया था, तो यहां से सूर्य का प्रकाश आने में समय लग जाता है 2 घंटा। कितना समय लगेगा? 2 घंटा। 1 डिग्री के हिसाब से आप निकालोगे, 4 मिनट के हिसाब से निकालोगे तो कितना आएगा? ये 2 घंटा का समय आ जाएगा, यानी कि 2 घंटे लेट निकलते हैं। ठीक है ना ये बात? क्योंकि इसमें कितने देशांतर माने गए हैं? अगर हम बात करें तो टोटल देशांतर निकल के आएंगे लगभग 29, मोटा मोटी मान लें अगर हम तो 30 देशांतर मान सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो लगभग अगर 30 देशांतर निकल के आते हैं तो एक में 4 मिनट है, तो 3 चौकू 12, 120 मिनट हो गए। 120 के मतलब 2 घंटा लगभग, वैसे एग्जैक्टली 29 को मानेंगे तो 116 आएगा। लगभग 2 घंटे का समय लगेगा अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में सूरज उगने में, यानी कि यहां पर 2 घंटे लेट उगेगा और यहां पर 2 घंटे पहले उगेगा। तो इससे एक समस्या आएगी कि हर जगह का समय अलग अलग निर्धारित हो जाएगा। अब इसको अगर हमको समय को एक जैसा बनाना है, यानी कि समय को अगर एक जैसा बनाना है कि इंडिया में पूरा एक जैसा समय फॉलो किया जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक रेखा भारत में मानी गई है, ध्यान देंगे। ये हमने एक रफली मैप खींच दिया। अब अगर हम माने कि इलाहाबाद के नैनी के पास से एक हमारी 82.5 डिग्री, ठीक, 82.5 डिग्री पूर्वी, याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एक रेखा खींची गई है, और इस रेखा को मान करके कहा गया कि पूरे भारत का समय यहीं से निर्धारित किया जाएगा, चाहे नॉर्थ का निकालें, चाहे साउथ का निकालें, चाहे ईस्ट का निकालें, चाहे वेस्ट का निकालें। नहीं तो अगर हम केवल देशांतर के हिसाब से लेंगे तो हर जगह का समय अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए ऐसा माना गया है कि इसको मान करके पूरा समय निकाला जाता है, और इसको भारत का पूरा मानक समय माना जाता है, यानी कि इसी के हिसाब से पूरे भारत को समय निकाला जाएगा। अब अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि ये 82.5 डिग्री जो है ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो मैं एक बार बता दूं आपको। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। याद रखिए, यूपी, एमपी, सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा से निकलती है, और आंध्र प्रदेश। याद रखिए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। तो ये तो पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, जैसा कि इतना सारी डिटेल में हमने आप लोगों को बताया। ठीक, अब अक्षांश के कुछ महत्वपूर्ण जो हमने बताया उसको समझ लेते हैं पॉइंट वाइज। वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ सरफेस दे आर 360। नंबर में इनकी संख्या कितनी है गई, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। क्लियर है ना? पूरा निकाल के आपको कैलकुलेशन बताया है। अब यहां पर इसकी बेसिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पॉइंट फॉर्म में हमने लिख के आप लोगों को समझने के लिए दिया है। द होल वर्ल्ड हैज 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन। कितने? 24 टाइम जोन है। ईच जोन कंटेन्स 5 लॉन्गिट्यूड्स और 1 आवर, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में 15 अक्षांश या 1 घंटा होता है। क्लियर हो गई ये बात? अब यहां पर मूलभूत गणना देख सकते हैं आप लोग, कैसे देखेंगे। 360 टोटल हो गए लॉन्गिट्यूड, ठीक। अब टोटल टाइम कितना हो गया दिन में? 24 घंटा।
अब हमको निकालना है 1 घंटे में देशांतर की तय दूरी। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर 360 जो टोटल हैं उनको कितने से हम लोग डिवाइड करेंगे, 24 से। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 15, ठीक है ना। अब ईच लॉन्गिट्यूड को पार करने में, यानी कि हर एक लॉन्गिट्यूड को एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में आने में कितना समय लगा, तो आप देख सकते हैं 1/15 आवर्स, ठीक। 1/15 आवर्स को अगर हम 60 से, क्योंकि 1 घंटा होता है ना, अभी हमने निकाला 1 घंटा, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना निकल के आया, 4 मिनट। तो आप देख सकते हैं कितनी दूरी हो गई एक के बीच में, 4 मिनट का समय यहां पर हो गया। तो आज का हमारा ये सेशन यहां पर कंप्लीट होता है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक बहुत महत्वपूर्ण आपका विषय है। अब यहां पर कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस मैं बता दूं, ये जो अभी हमने आपको बताया 23.5 नॉर्थ, इसको हमने कहा कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। दूसरा हमने कहा 0 डिग्री, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं। फिर है 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहां से बहुत सारे, ये रेखा जो है बहुत सारे कंट्रीज से होकर के गुजरती है, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। कर्क के तो मैंने बता दिए, भारत में मित्र पर गमछा जार। इसी तरीके से बहुत सारे कोड हैं, उनके सारे आप याद कर सकते हो। लेकिन आप एक बार वर्ल्ड का मैप सामने रखेंगे और वर्ल्ड के मैप के सहारे ही आप देखेंगे कि ये लाइंस कहां कहां से गुजरती हैं। वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, जहां पर ये तीनों लाइंस गुजरती हैं। याद रखिएगा, एकमात्र कॉन्टिनेंट है अफ्रीका जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर तीनों लाइंस गुजरती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितना एंगल होता है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, सबसे छोटी अक्षांश रेखा। देशांतर रेखाओं में अगर पूछा जाए 82.5 डिग्री जो है वो किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, 82.5 डिग्री जो रेखा है वो कहां से होकर के गुजरती है, तो आपका कहां पर है, तो आपका आंसर क्या होगा, इलाहाबाद के नैनी में। अगर पूछा जाए GMT ग्रीनविच मीन टाइम को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रधान या मनोत्तर रेखा। हालांकि ग्रीनविच लंदन के पास एक स्थित जगह का नाम है, उसी के हिसाब से पूरा निर्धारण किया जाता है। पूरब में जाओगे तो बढ़ेगा और पश्चिम में माना जाएगा तो घटेगा, ऐसा समय का आकलन इसके हिसाब से किया जाता है। अब अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमने निकालनी बताई कि एक केंद्र मान करके, जैसे कोई एग्जाम्पल है किसी भी चीज का, सेब का एग्जाम्पल ले लो तो सेब के बीच में जहां पर बीज स्थित होता है उसको केंद्र मान करके वहां आप उसके सापेक्ष अगर कोई कोणीय दूरी आप बनाओगे, जो कोणीय एंगल होगा, जो दूरी होगी उसके सापेक्ष जो लाइन खींची जाएगी, तो उसी के हिसाब से अक्षांश रेखाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और पोल्स की तरफ जाएगा जब उत्तरी गोलार्ध में तो कम होगी, छोटी होती चली जाएगी। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में जाएगी तो वहां पर भी वो छोटी होती चली जाएगी। तो आज का सेशन हमारा यहां तक कंप्लीट होता है। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में ज्योग्राफी के, और वहां पर हम एक अपने नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।